Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm and chat if you all can hear me? मगरिब ब्रेक में तो काफी लंबा ब्रेक है, 47 हो गया। कल हम कर रहे थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और कल की क्लास में वी टॉक्ड अबाउट करंट. We talked about current is charge flowing per unit time and कल की क्लास का सारा फोकस बस इस चीज पर था कि भाई क्यू का मतलब ना चार्ज इन कूलम से, कितना कूलम चार्ज कितने देर में गुजरा. ओके, तो कभी कभी शायद क्वेश्चन इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए जैसे वो लेवल्स में होते थे कि आपको चार्ज कूलम में दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो सीधा सीधा जस्ट अपने टाइम को सेकंड्स में दिया और चार्ज क्यू अपॉन टी से आपने करंट निकाल दिया. बट यू कैन हैव क्वेश्चंस लाइक कि आपको एक ये दे दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं. सो यू शुड नो कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो एक एलिमेंट्री चार्ज के बराबर होता है, दैट इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गुजरा है तब तो ये चार्ज यूज कर ले, बट अगर इफ यू हैव लाइक यूजली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं किसी एक पॉइंट से, जैसे इस केस में 5 एक्सपोनेंट 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू गेट द टोटल चार्ज दैट हैज पास्ड. ये थोड़ी गिवन है, इतना बेसिक थोड़ी गिवन होता है, ये तो याद होना चाहिए. ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू, हाँ वैसे वो आपको याद होनी चाहिए. 1.6 माइनस 19 इज अ चार्ज, जो इज अ वैल्यू जो आप इतना यूज करने वाले हो कि दिस शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग. फिर वही टाइम आपने यूज किया एंड देन यू वर एबल टू फाइंड द करंट. तो फिर मैंने आपको एक चीज बताने की कोशिश की थी कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो एलिमेंट्री चार्ज का मल्टीपल होगी. फॉर एग्जाम्पल किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है या 100 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता कि 1.2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 1.5 इलेक्ट्रॉन्स हो. सो जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, यानी वो पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. हर वैल्यू ऑफ चार्ज आपको नहीं मिलेगी, रादर जब भी चार्ज की वैल्यू होगी दैट हैज टू बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम. इस पे बात हुई थी कल की क्लास में. फिर एक और क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने बताया था कि भाई देयर आर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ गिवन टाइम. तो आप अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करा दें तो यू विल गेट द टोटल चार्ज. फिर आप टाइम से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट करंट. फिर कल एक चीज समझाने की कोशिश की थी कि भाई नॉट एवरी टाइम यू नो electrons are responsible for current or movement of electron is responsible for current. Rather it happens in case of a metallic conductor कि मेटल्स में बिल्कुल ऐसा ही है. आप चाहे तो मेटल्स के लिए आप भले याद कर लें कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है ना, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनके फ्लो की वजह से करंट आता है. बट एक टर्म है जिसे कहते हैं चार्ज कैरियर, जो मूव करता है, वो चार्ज पार्टिकल जो मूव करे जिसकी वजह से करंट आए. तो एक मेटालिक कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, बट यू कैन हैव other part charge particles as charge carriers as well. For example, मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट में कैटाइंस एनाइंस मूव करते हैं, they are your charge carriers. या वैसे ही कहीं अल्फा पार्टिकल आपने फायर कर दिया तो अल्फा पार्टिकल भी तो एक चार्ज पार्टिकल है ना, बीटा पार्टिकल फायर कर दे वो भी चार्ज पार्टिकल है. तो कोई भी चार्ज पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है ना भाई, तो करंट तो आ जाएगा ना, क्योंकि चार्जेस का फ्लो तो शुरू हो गया. तो उसका उसका बेसिक तरीका ये होगा कि आप क्या करो, आपको ये पता होना चाहिए कि एक इसमें सारे में कि एक चार्ज पार्टिकल का ना आपको चार्ज पता होना चाहिए और फिर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उनसे आप मल्टीप्लाई करा दो तो यू विल गेट द टोटल चार्ज दैट इज पास्ड. एक क्वेश्चन था जो मैंने कल नहीं कराया था, ये कल मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी टू मच ऑफ एन इन्फॉर्मेशन हो गई है. तो ये वाला जरा आप लोग अभी ट्राई करें. 9.5 एम्पियर ऑफ करंट हैज पास्ड थ्रू अ वायर फॉर 2.5 मिनट्स. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव फ्लोन थ्रू द वायर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरा निकाल के दीजिए.
क्या फैसला हुआ? 8.9 एक्सपेंडेड। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगेन सबसे पहले आपने I is equals to Q upon T यूज करना है. So you know the current as 9.5 ampere and you know the time as 2.5 minutes. तो पहले आप चार्ज निकाल लो. तो if I is equals to Q upon T then Q is equals to I into T. यहाँ डिवाइड हो रहा ना, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. करंट की वैल्यू है 9.5 और टाइम है 2.5 मिनट्स ना. तो 2.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए. You'll get the value of current as 1425. ये आपको चार्ज तो मिल गया, बट दिस इज चार्ज इन कूलम्स. आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो कल की क्लास में मैंने एक चीज समझाने की कोशिश किया था. वो क्या समझाया था? Q is equals to N into E, where E is the elementary charge, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. कैपिटल N is number of electrons. जब आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट द टोटल चार्ज. टोटल चार्ज आपको पता है 1425. So if Q is equals to N into E, then N is equals to Q upon E. Total charge is 1425, electron is 1.6 exponent minus 19. यहाँ से आपको total number of charges मिल जाएंगे, that is 8.9 exponent 21. यहाँ तक आप सारे मेरे साथ हैं. Can everyone please confirm in chat if you're all with me till now? I would appreciate quick responses from everyone, please. Good to know. हमने कल कर लिया था. अच्छा, आज अब एक चीज पे बात कर लेते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट. सही है. किसी को पता है क्या फर्क है इन दोनों में? पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव. सही है. असल में सिचुएशन ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी की पैदाइश वक्त से पहले हो गई. क्या मतलब सर वक्त से पहले हो गई थी? मतलब ये कि अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो एटॉमिक मॉडल पे जो काम हुआ है ना वो 1800 के बिल्कुल एंड में या फिर 1900 की बिगनिंग में हुआ. एटॉमिक मॉडल का मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई. फिर नील बोर का मॉडल आया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं. ये जो पूरा एक एटॉमिक मॉडल है ना, दैट वाज डेवलप्ड लाइक इन द बिगिनिंग, यानी आज से कोई 100 साल पहले. ठीक है, 150 साल पहले. जबकि इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व हो गई थी बहुत पहले. भाई बिजली तो कड़कती थी ना. बिजली कड़कते हुए इंतजार तो नहीं करेगी ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो जाए तो फिर हम कड़केंगे. सही है. तो लोग ऑब्जर्व करते थे लाइटनिंग. फिर एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन थी, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कभी जिंदगी में. अगर आपने कभी स्केल को, प्लास्टिक का स्केल यहाँ पड़ा हुआ है, प्लास्टिक के स्केल को कागज पे रब करते थे. तो बचपन में है किसी का प्लास्टिक का स्केल पड़ा हुआ? नहीं, स्टील का नहीं. सही है. तो बहरहाल चिपकना शुरू हो जाता था. चार्जिंग का प्रोसेस बहुत कॉमन है. कंघा करते हुए भी चार्जिंग, मुझे तो चलते फिरते चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही होती है. इतना करंट लगता है मुझे. आपकी सोच है. सही है. तो आपको क्या लगता है लोग बैठे थोड़ी होंगे? लोगों ने इंतजार, ऑब्जर्व किया तो उन्होंने उस पर काम भी करना शुरू कर दिया था.
अब किसी को पता नहीं है इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, एटॉमिक मॉडल क्या है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ना डिस्कवरी हो गई। सही है। तो अब लोगों को पता नहीं है उस वक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, लेकिन ऐसे जिनके बचे कि उन्होंने ना बैठ के अपनी थ्योरीज बनाना शुरू किया, और इतनी स्ट्रॉन्ग थ्योरीज होती है ना, आपकी सोच है। थ्योरी चेक करो क्या है भाई, दो सब्सटेंसेस को रब किया, रब करते ही क्या होता है कि एक मैं तुम्हें ड्राइंग से देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि भाई लेट्स से दो बलून हैंग हुए हैं, सही है, इन दोनों बलून को आपने कैट फर से रब किया, दोनों चार्ज हो जाएंगे, सही है। थोड़ी देर बाद ना, क्योंकि लाइट वेटेड है ना, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, सही है। अब ये जो रिपल्जन हो रही है, क्यों हो रही है, इसको इन्होंने ना बड़ी मेहनत से ऑब्जर्व किया। कुछ साइंटिस्ट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्लेमिंग और भी बड़े थे, ये लोग ना डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक दूसरे पे रब करते थे और फिर इनके बिहेवियर को देखते थे कि क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं रब होने के बाद, एंड सो ऑन। फिर उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया। देखो हाइपोथेसिस कितना पावरफुल है। कहते हैं दुनिया के हर सब्सटेंस में दो तरह के लिक्विड्स पाए जाते हैं, और उन दोनों लिक्विड्स की नेचर ये है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और हर न्यूट्रल सब्सटेंस में ना वो लिक्विड इक्वल क्वांटिटी में, तो नेट इफेक्ट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जब एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस पे आप रब करते हो, उनकी नेचर डिफरेंट होनी चाहिए। एक इंसुलेटर को किसी दूसरे इंसुलेटर पे रब करते हो, तो एक लिक्विड निकल के दूसरे में चला जाए। उन लिक्विड का उन्होंने नाम रखा था, बहुत ही बेतुका नाम रखा था, मैं आसान करता हूँ, एक्स और वाई, कि भाई दो लिक्विड्स हैं एक्स और वाई, वो इसमें भी है इसमें भी, दोनों की नेचर ऑपोजिट है लेकिन इक्वल क्वांटिटी में। फिर इनको रब करा ना, तो कोई एक लिक्विड एक्स निकल के इसमें चला गया। जब इसमें चला गया तो लेफ्ट वाले में एक्स की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, और राइट वाले में कंपैरेटिवली एक्स का यानी वाई क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो इसमें ओवरऑल वाई की प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी और इसमें ओवरऑल एक्स की प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी। अभी सुनते रहना। फिर कहते हैं जेरी विल बी बैक विद मोर डिस्टर्बिंग फैक्ट्स, फिर चले जाते हैं, फिर काफी अरसा मेहनत करते हैं, फिर वापस आते हैं, कहते हैं एक और डेवलपमेंट है। हमने ये पता लगाया है कि दो सब्सटेंस को जब रब करते हो ना, तो वो जो दो तरह के लिक्विड्स हैं ना, उनमें से दोनों लिक्विड मूव नहीं कर सकते, एक मखसूस लिक्विड है जो मूव कर सकता है और दूसरा वाला मूव, जब भी रब होगा ना, एक पर्टिकुलर लिक्विड जो दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाए। क्या कहना चाह रहे थे वो लिक्विड कौन था, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स थे ना। तो सोचो कि ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस का लेवल इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनको पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन, बट उन्होंने इतना पकड़ लिया कि एक पर्टिकुलर लिक्विड जो फंसा हुआ है, विच वाज प्रोटॉन, वो नहीं मूव कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर उनको रियलाइज हुआ कि यार ये रबिंग का प्रोसेस ना मेटल्स में नहीं हो सकता। फिर उनकी अलग स्टडी की, मेटल्स को चार्ज करने के अलग तरीके निकाले, वो तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ओ लेवल से पढ़ाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि मेटल्स में ना इन लिक्विड्स को फ्लो कराया जा सकता है। दे वर एबल टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स बन चुके थे, करंट आ चुका था। किसी को ये नहीं पता है एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक प्रोटॉन क्या होता है, एक न्यूट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स बन चुके हैं, रजिस्टर में हीटिंग हो रही है भाई, किसी को नहीं पता व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज अ प्रोटॉन, व्हाट इज अ न्यूट्रॉन। मस्त काम चल रहा है। जो मैं कह रहा हूँ ना, वक्त से पहले पैदाइश इसको बोलते हैं कि लाइक हम आपको कैसे बढ़ाते हैं, हम आपको पहले बढ़ाते हैं, देयर इज अ थिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्रोटॉन, देयर इज अ थिंग कॉल्ड न्यूट्रॉन। पहले हम एटॉमिक मॉडल पढ़ाते हैं क्लास 9 में, फिर आके इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं ना। लेकिन एक्चुअली इसकी पढ़ाई उल्टे तरीके से हुई है। इसकी रिसर्च इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बहुत बाद में डिस्कवर हुए, एटॉमिक मॉडल तो बहुत बाद में आया, इलेक्ट्रिक सर्किट पहले बन गए थे, और हीटिंग होती थी भाई प्रॉपर, सर्किट के रूल्स बन गए।
यहां तक के सब कुछ सही जा रहा था, बस बेचारों से एक छोटी सी गलती हो गई। वो ये कि जब चार्जेस फ्लो करते थे, फिर उन्होंने उसका फॉर्मल नाम दिया चार्जेस, कि भाई ये जो पार्टिकल्स है जो फ्लो कर सकते हैं, या जो दो तरह के लिक्विड थे, फिर उन्होंने लिक्विड बोलना छोड़ दिया, उनको चार्ज बोलना शुरू कर दिया, एंड सो ऑन। तो दे अज्यूम दैट देयर आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट आर मूविंग, जिसकी वजह से करंट आता है। अनलेस के जे जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन ने जब कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, तब जाके हमें पता लगा कि यार एक्चुअली ये तो इलेक्ट्रॉन से तो फ्लो कर रहे हैं। बट तब तक थोड़ी लेट हो चुकी, थोड़ी देर हो चुकी, हजारों लाखों किताबें छप चुकी थी, दुनिया भर में बढ़ चुकी थी, इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी काफी आगे जा चुकी थी। अब आप कहेंगे सर इतनी बड़ी गलती इनसे हो गई, तो इतनी किताबें कैसे छप गई है, फंसे क्यों नहीं कभी? फंसे इसलिए नहीं कि बात सिंपल है, ये चीज मैटर नहीं करती है। एक रेजिस्टर में करंट यूं आए या यूं आए, हीटिंग तो दोनों केस में प्रोड्यूस होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, ये इतना लीस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है कि मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि ये क्लासरूम में जहां सरपाशा आके क्लास करते हैं, क्लास के दो दरवाजे, सरपाशा कभी एक दरवाजे से आए और दूसरे से क्लास लेके दूसरे से निकल जाए, कभी दूसरे से आगे पहले से लेके निकल जाए। तुम्हारे लिए चीज मैटर करती है कि सरपाशा कौन से दरवाजे से आए थे, कौन से दरवाजे से लेके? तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सरपाशा आए और क्लास लेके गए ना, बस ये बहुत है। कोई एक बच्चा भी ना जिसके लिए चीज मैटर करे कि किस रास्ते से आए थे। बिल्कुल वैसे रजिस्टर में ना ये चीज मैटर नहीं करती है करंट यूं जाए या यूं जाए। व्हाट मैटर्स इज के करंट एग्जिस्ट कर रहा है और रजिस्टर हीटिंग प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए बेचारे फंसते नहीं थे। अब इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि व्हेन दे रियलाइज, तो उन्होंने कहा जब अब तक नहीं फंसे तो आगे भी नहीं फंसेंगे। तो डिसाइड ये हुआ कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि उस जमाने में फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं था ना कि एक बंदा आके ट्विटर पे लिखे हेलो गाइस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, आप लोग सारे प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स को मेंशन कर दें, और हर बंदा 30 लोगों को सेंड करे, और ये उस वक्त तक सेंड करोगे जब तक तुम्हारे पास ये मैसेज वापस ना आ जाए। तो वो वाला टाइम नहीं था उस वक्त। तो व्हाट हैपेंड वाज कि हमने कहा जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, हमें पता है ना एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, बट वी विल अज्यूम दे आर पॉजिटिव चार्ज, एज लॉन्ग एज हमको पता है ना, हम फंसेंगे नहीं। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, हर किताब के पहले पन्ने पे ये लिखा हुआ कि देख भाई तेरे को भी पता है देयर आर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, हमको भी पता है, हमने ये किताब लिखी है ना, हमको पेड़ा नहीं समझना, सही है, बट तू भी यही समझ दे अब पॉजिटिव चार्जेस फ्लो है, क्योंकि हमने ऐसे समझाया पूरी किताब में। आज भी फिजिक्स में सिर्फ करंट का मतलब कन्वेंशनल करंट होता है, हालांकि सबको पता है एक मेटालिक कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते, लेकिन जैसे चल रहा है ऐसे चल रहा है। तो हम अपने परंपराओं का, अपने रीति रिवाज का पालन नहीं करेंगे, और हम जो हमारे बाप दादाओं ने पढ़ा कन्वेंशनल करंट हम भी वही पढ़ेंगे। सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, देयर इज अ थिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही है कि देयर आर इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, और इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव से दूर और पॉजिटिव के करीब जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉनिक current, electrons are moving from low potential to high potential through metallic conductor। बट हम क्या मार्क करते हैं, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। जिसको आप करंट कहते हो ना, वो एक्चुअली कन्वेंशनल करंट होता है, अनलेस के स्पेसिफाई हो। सिर्फ करंट का मतलब कन्वेंशनल करंट होता है। इन कन्वेंशनल करंट we assume that there are, ये आपने वो लेवल से पढ़ा हुआ है, but still it's important कि इसको रिकॉल करा दिया जाए। There are positively charged particles moving from high potential to, high potential is positive, low potential is negative। पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल और नेगेटिव को लो पोटेंशियल बोलने की आदत डाल दो, इंशाल्लाह फायदे में रहो। और इसका रीजन क्या है? दिस असम्पशन इज ड्यू टू सम हिस्टोरिक, कुछ हमारी परंपराएं हैं जिनको हम आज तक चला रहे हैं। क्या आप तमाम खवातीन और हज़रात मेरे साथ हैं? May I please get acknowledgement from everyone if you are all clear till now?
Sir, we will consider it as 8, मतलब माइन समझा नहीं. जी सर, I asked this question when we were doing the previous question, वो 8.9 इलेक्ट्रॉन्स जो हमने निकाले थे आंसर में, तो that I was asking कि हम इसको 8.9 इलेक्ट्रॉन नहीं है ब्रो, 8.9 नहीं है, 8.9 एक्सपोनेंट 21 है. ये ऑलरेडी होल नंबर पे, आप टेंशन नहीं लो. ये एक्चुअली ये ओके राइट सर. जी जी सर. नहीं, मैं पूरा लिखूंगा प्लीज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सही है. ये एक्चुअली इतने इलेक्ट्रॉन हो गए. जी जी सर, मेक सेंस. इंशाल्लाह एक दिन मेरे अकाउंट में इतने डॉलर हो गए, आप टेंशन नहीं लो. फिर मैं आप लोगों को रोज ट्रीट दिया करूंगा. इंशाल्लाह बोल दिया. भाई इतना डॉलर अमेरिका के पास भी नहीं होगा भाई. अपनी मशीन बनानी पड़ेगी. चले आज हम पढ़ेंगे एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स, वोल्टेज. व्हाट इज वोल्टेज? व्हाट इज वोल्टेज? इट्स नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, वोल्टा. साइंटिस्ट का नाम था, उसकी मोहब्बत में नाम रख दिया गया वोल्टेज. ठीक है ना. तो जब आप कहते हैं ना कमबख्त वोल्टेज नहीं निकल रहा, तो आप बेचारे उस बेचारे को बोल रहे होते हो. इसलिए यार उल्टे सीधे अल्फाज नहीं यूज क्या करो किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए. किसी का नाम होता है. एक्चुअल कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, जिसको इन ऑनर ऑफ दिस फिजिसिस्ट वोल्टा, इसके नाम से ही हम लाइक वोल्टेज कह देते हैं. सर वोल्टेज निकालो, वोल्टेज निकालो. एक्चुअली वोल्ट कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही था. लाइक हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते थे वोल्ट्स में. ठीक है, कि भाई कितना वोल्ट. अब अक्सर लोग ना बोलना शुरू, हाँ भाई कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है. यानी वो यूनिट से ही उसको कॉल करना शुरू हो गए. तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम भी ना वोल्टेज ही बढ़ गया. आज हम कहते हैं वोल्टेज निकाल दो, एक्चुअली हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो. बट वो यूनिट इतनी पावरफुल रही कि फिर वही उसका नाम बन गया. जैसे आपने देखा होगा लोग जाके कहते हैं कि यार वो कैन बिप का पैम्पर दे देना. सही है. पैम्पर एज अ ब्रांड इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि लोग डायपर को पैम्पर बोलना शुरू हो गए. समझ रहे हो आप मेरी बात? कि अगर वो किसी किसी दूसरे ब्रांड का भी डायपर लेने आता तो वो क्या कहते हैं कि यार मॉलफिक्स का पैम्पर दे देना. तो वो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांड, यानी अक्सर लोग डीएचएल जाए कहते हैं यार ये टीसीएस कर देना. डीएचएल वाले को कहते हैं कि ये टीसीएस कर देना, बिकॉज टीसीएस कोरियर सर्विस इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि लाइक उस लोगों ने उस ब्रांड को सर्विस का नाम दे दिया. समझ रहे हो? तो इतना ज्यादा कॉमनली बोलना शुरू हो गया ना यार कितना वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज कितना आ रहा है. यानी कितना वोल्ट आ रहा है. क्या आप उस फिजिकल क्वांटिटी को यार बंदा वोल्टेज बोलना शुरू हो गया. इट्स फेयर टू से वोल्टेज, बट एक्चुअल नेम इज पोटेंशियल डिफरेंस. अब आपके सामने छोटे से एग्जांपल, दो बिल्कुल एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, जो कि अपनी जगह पर फिक्स है. ठीक है, दोनों एक जैसे चार्ज है और स्टैटिक चार्ज, कील से ठोक दिया मैंने, जैसे दो मेटल स्फीयर है जो फिक्स है अपनी जगह पर, और बीच में रजिया फंस गई है. एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है विच इज फ्री टू मूव, जहां धक्का मारोगे वहां चला जाएगा. ठीक है, वो बिल्कुल बीच में रखा हुआ है. क्या होगा इस छोटे से पॉजिटिव चार्ज के साथ? It would repel because of the like charges. पता नहीं क्यों देखो ये अपनी जगह पर ही रहेगा. पता नहीं क्यों पाकिस्तानी बच्चों को ऐसा लगता है कि जब भी किसी चीज पर यू फोर्स लगे तो वो ऊपर चला जाएगा. क्यों जाएगा ऊपर? ये मेरे को भी लगता है. देखो यू फोर्स लगा तो ऊपर चला जाएगा ना. क्यों जाएगा? वही रहेगा ना. लाइक अगर फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर गोना कैंसिल आउट ईच अदर. सो ये दोनों, ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और ये वाला पॉजिटिव भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. माशाल्लाह दोनों की नफरत ऐसी होती है कि कैंसिल हो गया.
पॉजिटिव चार्ज वही रहेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं राइट वाला चार्ज थोड़ा बड़ा ज्यादा कूलम का चार्ज ले और लेफ्ट वाला चार्ज छोटा छोटा कर दूं या उतना ही रहने दो, इन डिफरेंस ले आओ, तो अब क्या होगा? अब It थोड़ा will सा go इस तरफ, towards थोड़ा सा the लेफ्ट। left side. क्या बात है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जाने वाली फोर्स ज्यादा होगी और राइट की तरफ रिपल्सिव फोर्स कम होगी। अगर मैं ये और कर दूं और बड़ा कर दूं तो और जोर का धक्का लगेगा टू द लेफ्ट, है भाई। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट वाले को नेगेटिव और राइट वाले को पॉजिटिव और बीच में लाके एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज दो, अब क्या होगा? अब तो भाई बात ही कुछ और है, मतलब राइट वाला कह रहा दफा हो जाओ मुझसे, लेफ्ट वाला वैसे ही गले हाथ खोल के बैठा हुआ, वो मुझसे गले लग जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ये तो मस्त एक्सेलरेट करेगा टू द लेफ्ट। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये तो मैं क्लास 5 के बच्चे के साथ भी डिस्कस कर सकता हूँ। क्लास 5 का बच्चा भी इस चीज को समझता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सो ऑन। बड़ा चार्ज ज्यादा रिपेल करेगा और छोटा चार्ज कम रिपेल करेगा, सही है। But there's a very beautiful way to explain this in A-level physics. वो ये कि हम फिजिक्स में कहते हैं कि ये जो दो चार्ज पार्टिकल्स है ना, इन दोनों का पोटेंशियल से, दोनों जैसे चार्ज है ना, तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल। जब दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है तो उनका पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो जाता है। अगर आपकी और मेरी एज सेम है तो हमारा एज डिफरेंस क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, आप भी 18 साल के और मैं भी 18 साल का, हमारा एज डिफरेंस कितना हो? जीरो हो जाएगा। हम फिजिक्स में कहते हैं जब भी ऐसा हो कि किसी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो, यानी दो बिल्कुल एक जैसे पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हो, तो अगर वहां पर बीच में कोई फ्री टू मूव चार्ज है भी तो वो एक्सेलरेट नहीं करता, वो फ्लो नहीं करता। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है, अब क्या हो गया? अब नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, देयर इज अ हाई पोटेंशियल एंड देयर इज अ लो पोटेंशियल। तो नाउ देयर इज अ, जब भी डिफरेंस इन पोटेंशियल आएगा ना दो पॉइंट्स के बीच, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में जो भी चार्ज होगा ना व्हिच इज फ्री टू मूव, it will always move, it will always accelerate from a point at high potential to a point at low potential. पोटेंशियल है वैसे जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना बड़ा, उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना कम पोटेंशियल। इसको A2 में बहुत डिटेल में इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। AS में सिर्फ पोटेंशियल का डिफरेंस ही है, पोटेंशियल इटसेल्फ क्या है वो AS में आप ऐसे याद कर लो, जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना छोटा पॉजिटिव चार्ज उतना कम पोटेंशियल, सही है, ठीक है ना भाई। अब दर हकीकत तो मेरी उम्र 30 है और आपकी 18 है, तो देयर इज एन एज डिफरेंस ना, क्योंकि हमारी वैल्यू डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाएंगे और तेजी से जाएगा। आखिरी वाले में तो भाई आपने हद ही कर दी, आपने तो मैसिव पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, यानी अगर इसका पोटेंशियल -20 है तो इसका पोटेंशियल +20 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 40 का डिफरेंस हो गया। +20 और -20 का सम 0 होता है, बट डिफरेंस तो 40 होगा ना। तो अगर एक नेगेटिव पोटेंशियल एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, फिर तो ओ हो क्या ही बात है, फिर तो कितना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम फिजिक्स में कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि चार्जेस को फ्लो कराओ, तुम चाहते हो कि चार्जेस खुद दौड़े, एक्सेलरेट करें, तो उसके लिए तुम्हें एक पोटेंशियल का डिफरेंस यानी वोल्टेज क्रिएट करना, तो चार्जेस दौड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी करंट आना शुरू हो जाएगा। और यही वो बात है जो ओम्स लॉ शो मचा मचा के कहता था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा इतना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उन दो पॉइंट्स के बीच चार्जेस धड़ाधड़ भाग रहे होंगे। तो सेल में आप यही करते हो, एक हाई पोटेंशियल एक यानी एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, जैसे कनेक्ट करते हो तो चार्जेस कैसे भागना शुरू हो जाते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, करंट आना शुरू हो जाता है ना, चार्जेस का फ्लो शुरू हो जाता है।
तो पहले वाले केस में A and B have the same potential. So potential difference is 0. दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, यानी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या आ गया, 0 हो गया between A and B, and hence free charge will not move. अब वो जो चार्ज है which is free to move, it will not move. Potential of B is greater than A. B का पोटेंशियल A से ज्यादा है, so now there is a potential difference between A and B, and the free positive charge will flow from high potential B to low potential A. और नीचे तो क्या ही बात है, यहाँ तो बेस्ट है. Potential difference between A and B is too much, as A is negative potential and B is positive potential. So free moving positive charge will again move from B to A. थोड़ा सा फिलोसफी समझ में आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस की है क्या? The idea behind the concept of voltage. कहते हैं ना भाई, वोल्टेज नहीं तो करंट नहीं. घर पे वोल्टेज नहीं आएगा तो करंट भी नहीं आएगा. वोल्टेज का मतलब कि आप पहले दो पॉइंट्स को सेट तो करो, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल पे, तभी तो बीच में जो तारे हैं जिनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो भी चार्जेस हैं वो फिर भागना शुरू करेंगे, वरना थोड़ी भागेंगे, वो वोल्टेज ही नहीं होगा तो. हाथ से थोड़ी धक्का मारने चाह रहे हैं हम चार्जेस को कि आगे जाओ. ये बात समझ आती है आप लोगों को? तो जैसे आप किसी सेल से कनेक्ट करते हो तो करंट क्या होता है, हाई से लो की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फौरन से एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है. बट हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी. वो एक प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है. तो उसका एक फॉर्मूला होना चाहिए. जैसे करंट का एक फॉर्मूला है ना, Q/T, कितना कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है किसी एक पॉइंट से. वैसे पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक पॉइंट का नहीं होता, दो पॉइंट के बीच निकलता है. करंट हमेशा किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे करंट की ये वैल्यू है सर्किट में, लेकिन वोल्टेज एक पॉइंट पे नहीं निकलता, वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच निकलता है. तो अब वोल्टेज का जो फॉर्मूला है ना, किसी को याद है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद है? किसी को उसमें सबने पढ़ा है? याद नहीं वीक वाला यार, नहीं उसका वो तो ओम्स लॉ है. ओम्स लॉ का कंक्लूजन है. वैसे एक वोल्टेज का बड़ा मशहूर फॉर्मूला है, पढ़ा होगा तुमसे. किसी को भी नहीं याद आ रहा? ओए होए, वर्क डन ओवर चार्ज नहीं. ओवर चार्ज जो है ना वो ये तो कैम्ब्रिज के डायरेक्ट एग्जामिनर ने बोला था कि यार आप बच्चों को ओवर का लफ्ज यूज करने मना किया, पर यूनिट टाइम कर दें, पर यूनिट चार्ज कर दें, इस तरह से ओवर ना यूज किया करें. ठीक है, पता नहीं क्या मसला है उनको. हाँ बिल्कुल सही है, मना है. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वेरी गुड. याद आ रहा है तुमको? वर्क डन पर यूनिट चार्ज उन्होंने पढ़ा हो? नहीं वीक वाला यार वोल्टेज को डिफाइन नहीं करती. सही है. अब मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ. देखिए, एक पॉजिटिव, एक हाई पोटेंशियल रीजन है, एक लो पोटेंशियल रीजन. ठीक है, यहाँ पे लाके ना मैं एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा इसके? भागेगा उल्टे हाथ पे जोर से, है भैया. इस पे लगेगी फोर्स, लगेगा धक्का, धक्के की वजह से ये करेगा एक्सेलरेट. एक्सेलरेट करने की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. वेलोसिटी के बढ़ने से, स्पीड के बढ़ने से क्या बढ़ती है? ओए होए, क्या बात है सालिम, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. बहुत कुछ होता है बट मैं ये सुनने के लिए इंटरेस्टेड था. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना, तो एक चीज होती है जिसे कहते हैं वर्क डन. वर्क डन. तो अगर मुझे किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक बड़ा खूबसूरत पैरामीटर हो सकता है वर्क डन.
कि भाई अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज को लाके रखता हूँ तो वो कितना वर्क कर रहा है। अगर वो ज्यादा वर्क करेगा इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, कम वर्क कर रहा है इसका मतलब कम पोटेंशियल डिफरेंस है। This is why, my friends, we say voltage or potential difference between 2 points is work done per unit charge. कि भाई आप ये बता दो कि भाई कैलकुलेट कैसे करोगे, तो उसका तरीका सिंपली ये होगा कि कितना वर्क डन हो रहा है एक यूनिट चार्ज, जबकि वो इन दो पॉइंट्स के बीच प्लेस्ड है। वर्क डन ज्यादा उसी वक्त होगा जब वोल्टेज ज्यादा होगा, वर्क डन कम उसी वक्त होगा जब वोल्टेज बोलो ना कम होगा। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, यहां से हमने बनाई पोटेंशियल डिफरेंस की एक खूबसूरत डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, which fairly tells you about how much is the potential difference between two points. उसके बाद जो आगे की लाइन है वो आपको समझ नहीं आएगी। When energy is converted from electrical to non-electrical, इस चीज में मैं अभी इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ समझाने की, क्योंकि अभी मैं आगे जाके दोबारा आपको पढ़ाऊंगा जब मैं वोल्टेज और यानी पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का जब फर्क पढ़ाऊंगा ना, तो बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे हमें ये समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब होता है। अभी आप बस ये याद कर लें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। तो V, कुछ किताबें डेल्टा V लिख देती हैं, वो भी वोल्टेज है, सिर्फ V भी वोल्टेज ही है, कोई मसले की बात नहीं। V is potential difference, W is work done measured in joules, Q is charge in coulombs. Potential difference is a scalar quantity and it is measured in volts, which is joules per coulomb. इसकी यूनिट भी वोल्ट्स है। Work done is joules, charge is coulomb. समझ लो, यहाँ तक सारे मेरे साथ में एकदम 10-10 सेकंड का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये हमेशा दो पॉइंट्स के बीच निकलता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी सर्किट में आए ना वोल्टेज निकालना, तब पहले थोड़ा दिमाग चलना चाहिए किन दो पॉइंट्स के बीच वोल्टेज चाहिए। चलिए भैया इस सवाल को सॉल्व कीजिए। You got 30 seconds. एग्जामिनर से किसी भी किस्म की उम्मीद रखना है कि वो ये सवाल आपको एग्जाम में देगा, आपकी नादानी है। सबका आंसर 120 आ रहा है। Anyone who wants me to explain this? पक्की बात है। एक और देते हैं, ये भी 30 सेकंड में। very hard questions. Yes, Asim, very hard questions. सबर कर जाओ बेटा, सबर कर जाओ, अभी आने दो मुझे वापस जरा ये लेवल के सर्किट ना, आंसू निकलवाए ना मैंने। जाहिर है सारी आपने ओ लेवल्स में पढ़ी हुई है, बट आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क।
हाँ भाई, सबका यही आ रहा है। देख लो भाई, कोई हो जिसको ना समझ आ रहा हो, हम समझा दें। Can everyone listening to us online can please confirm if you're all good till now? Clear है भाई, Yes, sir. clear है। Everything is clear. एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। अब आगे हमने पढ़ना है ओम्स लॉ, हमने पढ़ना है रेजिस्टेंस। और अगर तुम लोगों को लगता होगा करंट खत्म हो गया ना, करंट का असल फॉर्मूला तुमने पढ़ा ही नहीं है अभी। ये करंट का फॉर्मूला है बेटा, आओ भी जरा सब्र करो तुम, सही है। या याशी के दिन बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, शायरी भी है। फिर हमारे पास है क्या, वो भी चेक करना। फिर पार्टी है, ये दिखा दिया था ना मैंने, ये नहीं दिखाया। गाना सुना दे, क्या हो गया बेटा, खैरियत तो है ना? चले मिलते हैं अगली क्लास में।